हेलो फ्रेंड हम लोग कॉम्पिटिटिव इंग्लिश के ग्रामर के फर्स्ट चैप्टर नाउन चैप्टर को काफ़ी डिटेल में स्टडी करेंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे। इस तरह से करेंगे ताकि नाउन का जो चैप्टर वह पूरी तरह से क्लियर हो सके और इस पर बेस्ड जो भी कॉमन एरर्स एग्जाम्स में आवे या सेंटेंस इम्प्रूवमेंट इसके आधार पे आवे वह आप अच्छी तरह से सॉल्व कर सके। फ्रेंड मैं ये बताते चलूँ कि नाउन चैप्टर इतना इम्पॉर्टेंट है कि एक बार एसएससी सीजीएल में सारे के सारे जो कॉमन एरर्स जो दिए गए थे वे नाउन चैप्टर पर ही आधारित था। आप सोच सकते हैं इसका महत्व कितना ज़्यादा है। फ्रेंड जहाँ तक कि इससे रिलेटेड कंसेप्ट की बात है, अब बहुत सारे हम लोगों में से यह सोचते होंगे कि नाउन चैप्टर तो काफ़ी सिंपल सा चैप्टर है या कोई कंफ्यूजिंग चैप्टर नहीं है, हमारा कंसेप्ट इस चैप्टर से रिलेटेड पूरी तरह से क्लियर है। किंतु हो सकता है कि यह आपका भ्रम हो। ओके, आपको करना क्या है कि मैं स्क्रीन पर कुछ वर्ड्स दूंगा। ओके, व्हाट यू नीड टू डू इज़ टू आइडेंटिफाई दोज वर्ड्स। आपको पहचान करना है उन सभी वर्ड्स का। आपको बताना होगा कि दिए गए वर्ड्स वो नाउन है या नहीं है। ओके, यदि आप सारे के सारे वर्ड्स की पहचान सही तरीके से कर पाते हैं तब समझिए कि नाउन का जो चैप्टर पहचान करने से जो रिलेटेड है वह आपका क्लियर है। अन्यथा आपको फिर से नाउन चैप्टर को पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि जब तक आप पहचान नहीं कर पाएंगे तब तक आप कॉमन एरर्स या जो प्रॉब्लम्स आता है इस पर बेस्ड उसको आप पहचान नहीं कर पाएंगे, तब फिर आप ऑब्वियसली कॉमन एरर्स या सेंटेंस इंप्रूवमेंट के प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो फ्रेंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद दोज वर्ड्स एंड यू नीड टू आइडेंटिफाई दोज वर्ड्स वेदर दोज वर्ड्स आर नाउन्स और समथिंग एल्स। ओके, सबसे पहला हम लोग वर्ड लेंगे बिटर गोर्ड को। ऑब्वियसली बिटर गोर्ड को हम लोग हिंदी में क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहते हैं करेली। ठीक है, करेली है तो ये बताइएगा इसका जो गुण है बिटरनेस गुण, हाँ इसकी जो क्वालिटी है बिटरनेस, क्या यह नाउन है? हाँ या ना में आपको जवाब देना है। ठीक है, क्या इसका जो हरापन है ग्रीननेस, क्या यह नाउन है? ठीक है, हम लोग दूसरा एक ग्रुप लेते हैं, वो जो जल है वाटर, क्या यह नाउन है? इसके अंदर की जो शीतलता है कूलनेस, क्या यह नाउन है? क्या यदि पानी गर्म है तो उसका जो वार्मथ है क्या वह नाउन है? यदि हम लोग तीसरे ग्रुप की बात करते हैं पुअर मैन की, ठीक है, क्या यह नाउन है पुअर मैन? और इस पुअर मैन की जो गरीबी है जिसे हम लोग कहते हैं अंग्रेजी में पोवर्टी, क्या यह नाउन है? अगर हम लोग बात करते हैं किसी ब्यूटीफुल गर्ल के बारे में, ठीक है, ब्यूटीफुल गर्ल, तो क्या यह नाउन है? क्या उस ब्यूटीफुल गर्ल की जो सुंदरता है, जो उसका गुण है, क्या वो नाउन है ब्यूटी? यदि हम लोग बात करते हैं दिल, जो हम लोगों के अंदर धड़क रहा है जिसे हम लोग नहीं देख पाते हैं, ठीक है, क्या वह नाउन है हार्ट? आप ये बता दीजिए कि क्या जो दिल, ये जो दिल है जो धड़क रहा है, क्या उसकी धड़कन नाउन है जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं हार्ट बीट, क्या यह नाउन है हार्ट बीट? आपको बताना है। ठीक है, यदि हम लोग एक और ग्रुप को लेकर के चलते हैं, अगर हम लोग कहते हैं फ्रेंड, क्या फ्रेंड नाउन है हमारा? क्या हम लोगों का जो एक वर्ड है फ्रेंडलीनेस, क्या यह नाउन है? फ्रेंडलीनेस मतलब मित्रता, क्या यह नाउन है? क्या फ्रेंडशिप नाउन है? ओके, क्या फ्रेंडशिप नाउन है? क्या विंड जिसे हम लोग देख नहीं सकते हैं, क्या यह नाउन है? क्या इसका जो बहाव है जिसे हम लोग कहते हैं ब्लोइंग, क्या यह नाउन है? एक और भी ग्रुप को ले लीजिए, क्या टेरर, TERROR, क्या टेरर नाउन है? क्या टेररिज्म नाउन है? क्या टेररिस्ट नाउन है? फ्रेंड इतने सारे वर्ड्स आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं।
अब हम लोग एक एक करके देखते चले जाते हैं और यह जानने की कोशिश करते हैं कि क्या सारे के सारे वर्ड्स नाउन है या नहीं है, कौन कौन से वर्ड्स इसमें नाउन है, कौन कौन से वर्ड्स नाउन नहीं है। ठीक है, आपको बस मिलान करते चले जाना है, मैच करते चले जाना है कि आपने जो जवाब दिया वह मेरे जवाब से मैच करता है या नहीं करता। अगर नहीं करता है तब समझिए कि नाउन चैप्टर आपका क्लियर नहीं है। ठीक है, बिटर गॉड जिसे हम लोग देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो हम लोगों का नाउन है। ठीक है, बिटर गॉड नाउन है। कोई भी चीज़ जिसे आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, वे सारे के सारे चीज़ें बिटर गुड। और किसी भी तरह से अगर हम देख सकते हैं, चाहे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से उस चीज़ को देखें, जैसे वायरस हम लोग नहीं देख सकते नंगी आंखों से, लेकिन किसी भी तरह से तो हम लोग इसे देख सकते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे यदि हम वायरस को रखें तब आराम से वायरस दिखने लगता है। तो जो भी चीज़ किसी भी तरह से हम लोग देख सकते हैं, किसी भी माध्यम से देख सकते हैं, किसी भी एपरेटस के थ्रू से देख सकते हैं, तो वे सारे के सारे हमारे नाउन से होंगे। ठीक है, तो बिटर गोड आसानी से देखा जा सकता है, इस कारण से यह नाउन है। और ये जो बिटरनेस है ये भी नाउन है। ठीक है, ये क्यों नाउन है? क्योंकि कोई भी नाउन जो है, ठीक है, कोई भी नाउन जिसे आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, उसके अंदर की जो क्वालिटी है, ठीक है, वो क्वालिटी आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाता है, भाववाचक संज्ञा कहलाता है, और वह भी नाउन ही है। बिटरनेस का मतलब क्या हो गया? कड़वापन। लेकिन फ्रेंड, यदि आप बिटर कह देते हैं, बिटर जिसे हम लोग कहते हैं हिंदी में कड़वा, तो कड़वा जो है ना नाउन नहीं होगा, है ना, ये विशेषण हो जाएगा। ये कैसा का जवाब है, जो भी शब्द कैसा या कैसी का जवाब होगा वह एडजेक्टिव होगा, विशेषण होगा, वह नाउन हरगिज नहीं हो सकता है। ठीक है, लेकिन बिटरनेस हमारा नाउन है, क्योंकि बिटरनेस को हम लोग फील कर सकते हैं। जिस भी किसी चीज़ या कोई भी वस्तु है जिसे आप फील कर सकते हैं, चाहे छू करके फील करें, चाहे ज्ञान इंद्रियों के द्वारा फील करते हैं, तो वो आपका भाववाचक संज्ञा कहलाता है, वो इंग्लिश में एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाता है। बिटरनेस कड़वापन है। ठीक है, जिस किसी भी वर्ड के अंत में पन आता है तो वह नाउन ही होता है। अंग्रेजी में यदि बात करें तो किसी भी वर्ड के अंत में NESS लगता है तो यह नाउन सफिक्स कहलाता है, और सफिक्स ही किसी भी वर्ड के नेचर को बतलाता है। और NESS लास्ट में आ रहा है, यह नाउन सफिक्स, इसलिए पूरा का पूरा वर्ड क्या हो गया? नाउन हो गया। यहाँ पर भी देखिएगा नेस आ रहा है, तो इस कारण से पूरा का पूरा वर्ड क्या है? यह नाउन है। और इसका मतलब आपको समझना है, ग्रीननेस का मतलब होता है हरापन। ठीक है, हरापन। लेकिन यदि फ्रेंड हम लोग ग्रीन ही सिर्फ रखते हैं, कैसा का जवाब ये हो जाता है ग्रीन, तो यह एडजेक्टिव हो जाएगा। लेकिन ग्रीन किसी रंग का भी नाम है, इस कारण से ग्रीन नाउन भी है। ठीक है, ग्रीन या कोई भी कलर आप लें तो कोई भी कलर आपका नाउन हो सकता है, नहीं तो फिर वो विशेषण हो सकता है, वह एडजेक्टिव हो सकता है। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया। इसके बाद फ्रेंड वाटर को देखिए। वाटर को तो आप देख सकते हैं, जैसा कि अभी हम लोगों ने स्टडी किया, जाना कि जिसे आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो नाउन होता है। तो वाटर को आप देख सकते हैं, इसलिए यह नाउन है। कूलनेस, ये तो आप फील कर सकते हैं। ओके, आप छू करके तो पता लगा सकते हैं कि यह ठंडा है या गर्म है। तो ये जो कूलनेस है, जिसका मतलब होता है शीतलता। ठीक है, अगर नेस को आप हटा देते हैं तो कूल बचता है, तो कूल यदि हम लोग लेते हैं तो यह विशेषण हो जाता है। ठीक है, कूल एडजेक्टिव है लेकिन कूलनेस नाउन है। और ऐसे भी, जैसा मैंने अभी कुछ देर पहले बताया था कि NESS किसी भी वर्ड के अंत में आता है तब वह उसे भाववाचक संज्ञा बनाता है और वह नाउन होता है ना। वार्म और वार्मथ में आपको डिफरेंस जानना पड़ेगा। वार्म का मतलब होता है गर्म, और जो गर्म है वह एडजेक्टिव है। ठीक है, विशेषण है, लेकिन उसके अंत में TH लग गया तो यह नाउन बन जाता है। वार्मथ का मतलब होता है गर्मी, गर्म नहीं होता है, गर्मी होता है, गर्माहट होता है। ठीक है, गर्माहट होता है, और यह एक भाववाचक संज्ञा है और यह नाउन है। ठीक है, आप सीधा सीधी ऐसे करके पता लगाएं। मैं आपको एक रामबाण दे रहा हूँ पहचान करने के लिए कि का, के, की। ठीक है, इन तीनों ही शब्दों के बाद जो भी शब्द आएगा, जो
एप्रोप्रिएटली वहाँ पर फिट हो रहा है तब वह हर हालत में नाउन ही होगा। जैसे उसका, उसके, उसकी के बाद आप कुछ भी शब्द को लगाइए, देखिएगा वह नाउन ही होगा। ठीक है, उसका घर, घर क्या है जैसे आप देख सकते हैं, ये नाउन हुआ ना। उसका ज्ञान, ज्ञान को लेते हैं नॉलेज, हिज नॉलेज, है ना। उसका के बाद ज्ञान आ रहा है और इसलिए ये भी नाउन है। ठीक है, रमेश की दोस्ती, रमेश की दोस्ती, रमेश इज फ्रेंडशिप, ये फ्रेंडशिप आ रहा है इसलिए ये जो है ना सो नाउन है। ठीक है, रमेश की दोस्ती, दोस्ती वो नाउन है। इस तरह से आप नाउन की पहचान बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको बताया पहचान करने के लिए। एग्ज़ाम में क्या करता है कि जहाँ पर नाउन का यूज़ होना चाहिए वहाँ एडजेक्टिव लगा देगा, और जहाँ एडजेक्टिव का यूज़ होना चाहिए वहाँ पर नाउन का प्रयोग कर दिया जाता है, और इस तरह से एग्ज़ाम में एरर देता है। ठीक है, और दूसरी क्या बात है फ्रेंड कि जो भी इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो उनको हमेशा यह लगता है कि काश वह भी अंग्रेजी में लिख सकता, काश वह अंग्रेजी में बोल पाता। और यह तभी आप कर सकते हैं यदि आप जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ने हैं कॉम्पिटिटिव इंग्लिश में, सारे के सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच को काफ़ी प्रैक्टिकली पहचान कर पाते हैं। ठीक है, किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहता है। तब आप ग्रामर में उसके जगह को देखते हुए आप सही सही सेंटेंसेस बना सकते हैं, और बिना एरर का सेंटेंसेस आप लिख सकते हैं, बोल सकते हैं। इसलिए फ्रेंड सबसे पहली जो चीज़ है रटना नहीं, ये समझना है, और समझ करके आप यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं तब आपके लिए सफलता ज़्यादा दूर नहीं है। ठीक है, यहाँ तक तो आपने समझ लिया। अगर इसमें आपका कोई भी आंसर गलत आ रहा हो तो समझिए कि आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है। इसके बाद फ्रेंड देखते हैं पुअर मैन। पुअर मैन का मतलब गरीब आदमी, यहाँ आदमी भी आ रहा है, सिर्फ पुअर रहता तब यह एडजेक्टिव हो जाता है, इसके साथ मैन भी लगा हुआ है, इस कारण से पुअर मैन यहाँ से यहाँ तक का यह नाउन है, संज्ञा है। ओके, एक गरीब आदमी के पास गरीबी होता है। ठीक है, गरीब आदमी की गरीबी या उसकी गरीबी, अभी हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ा है, जाना है कि का के की के बाद कोई भी शब्द जिसके अंत में का के की हो, उसके बाद कोई भी वर्ड अगर फिट वहाँ पर आ रहा, फिट बैठ रहा है तो समझिए कि वह नाउन है। ठीक है, उसकी गरीबी, राहुल की गरीबी, देश की गरीबी, की के बाद गरीबी आ रहा, और पॉवर्टी का मतलब गरीबी होता है, इस कारण से यह भी नाउन है। ब्यूटीफुल नाउन है, ब्यूटीफुल गर्ल नाउन है, उस ब्यूटीफुल गर्ल की सुंदरता, ब्यूटी मतलब सुंदरता, लेकिन यही ब्यूटीफुल अगर कर दिया जाए तो वो एडजेक्टिव हो जाएगा, लेकिन ब्यूटी यदि करते हैं तब फिर यह नाउन बन जाता है, यह भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, सुंदर लड़की की के बाद यह ब्यूटी आपका फिट आ रहा, बैठ रहा है, इस कारण से यह नाउन है। हार्ट फ्रेंड, हार्ट जैसा भी हम लोगों ने पढ़ा है यहाँ पर कि जिस चीज़ को आप देख सकते हैं, लेकिन किसी भी तरह से देख सकते हैं, जैसे खुद का दिल, खुद का दिल आप देख सकते हैं, ऑब्वियसली आप देख सकते हैं। ठीक है, आप उसकी धड़कन को देख सकते हैं, आप अपने दिल को देख सकते हैं, आप जस्ट अल्ट्रासाउंड करवा लीजिए। ओके, तब या डॉक्टर के पास, सर्जन के पास जाइए और कहिए कि मेरा दिल का जो है ना शेप, साइज़, हर चीज़ दिखा दीजिए, वो दिखा देगा। किसी भी तरह से वो दिख जाता है तो वह नाउन होता है, तो हार्ट नाउन फॉर्म है। और फ्रेंड जो धड़कन है, दिल की जो धड़कन है वो भी नाउन है, क्योंकि आप उसे फील कर सकते हैं, आप हाथ रखते हैं तो धड़कन को आप महसूस कर सकते हैं। ठीक है, तब वह भी नाउन ही है। फ्रेंड आपका नाउन है ना, ये कॉमन नाउन है, आप उसे देख सकते हैं, उनसे बातें कर सकते हैं, फ्रेंड नाउन है। अब किसी भी दोस्त की दोस्ती, दोस्ती वो भी तो नाउन है ना। फ्रेंड की दोस्ती, की के बाद दोस्ती, फ्रेंडनेस का मतलब दोस्ती होता है, फ्रेंडशिप का भी मतलब दोस्ती होता है, ये दोनों ही नाउन से हैं हमारे। विंड जिसे आप नहीं देख सकते हैं किंतु ज्ञानेंद्रियों से तो फील तो कर सकते हैं। ठीक है, महसूस तो कर सकते हैं कि हवा चल रही है, इस कारण से यह नाउन है। और हवा का बहना भी तो नाउन है।
क्योंकि इसको भी पता लगाया जा सकता है। आप इसको फील कर सकते हैं कि हवा बह रही है कि नहीं, ये बहाव हो गया। हवा का बहाव को हम लोग ब्लोइंग कहते हैं। का के बाद ब्लोइंग आ रहा है ना, द ब्लोइंग ऑफ द विंड। दी के बाद यदि आप कोई शब्द को लगाते हैं तो वह नाउन होगा। ठीक है, आप टेरर को देखिए। टेरर का मतलब होता है आतंक। ओके, हाँ, उस आदमी का आतंक या उस बाघ का आतंक, उस शेर का आतंक। का के बाद आपका आतंक आ रहा है, इस कारण से यह नाउन है। ठीक है, टेररिज्म जिसका मतलब होता है आतंकवाद। पूरे विश्व का आतंकवाद बढ़ रहा है, वैश्विक आतंकवाद बढ़ रहा है। ठीक है, तो इंटरनेशनल टेररिज्म इज़ नाउ इंक्रीजिंग। ये टेररिज्म में देख रहे हैं, इसके अंत में इज़म आ रहा है, इस कारण से यह नाउन है। किसी भी वर्ड के अंत में इज़म आप देख लेते हैं तो वह नाउन होता है। आइडियलिज्म ले लीजिए, बिहेवियरलिज्म ले लीजिएगा, ठीक है, टूरिज्म ले लीजिएगा। हर तरह के वर्ड जिसके अंत में इज़म आता है तो वह नाउन होता है। वह किसी सिद्धांत को दर्शाता है, किसी सोच को दर्शाता है। ठीक है, टेररिस्ट, इसमें इस्ट आ रहा है, IST, ये आदमी के लिए आता है, इस कारण से यह भी नाउन है। तब इस तरह से आपने देखा फ्रेंड कि जितने भी वर्ड्स आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं सारे के सारे नाउन ही है। ठीक है, अब फ्रेंड इसके बाद हम लोग जानेंगे, ये तो हो गया आपका प्रैक्टिकली पहचान करना है नाउन का। ठीक है, मैंने दो चीज़ें बताया हुआ था, आपको मैं काफ़ी ब्रीफ में बता देता हूँ कि नाउन की पहचान आप कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या करिए, दी के बाद आप जो भी शब्द आप लगाएंगे वो नाउन होगा। ठीक है, जैसे कि दी मैन इज़ कमिंग, है ना, दी लगा रहे हैं, इसके बाद मैन आ रहा है, मैन एक नाउन फॉर्म है। यदि आप कहते हैं आई हैव ए नॉलेज ऑफ संस्कृत, आई हैव अ नॉलेज ऑफ संस्कृत, ठीक है, संस्कृत। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर आर्टिकल है। ठीक है, इस आर्टिकल के बाद ये जो वर्ड आप देख पा रहे हैं ऑब्वियसली यह नाउन होगा। अगर ए के बाद अगर नो अगर लगा दिया जाए तो वो गलत हो जाएगा। ओके, तो सबसे पहला आपको ये स्ट्रक्चर पर फोकस्ड करना है, फोकस्ड होना है कि दी के बाद आप नाउन ही लगाएंगे। हालांकि इसके साथ एक एक्सेप्शनल केस भी है। ठीक है, कौन सा एक्सेप्शनल है, दी के बाद यदि आप एडजेक्टिव को लगाते हैं, ये स्पेशल स्ट्रक्चर है। ओके, आप ख्याल ज़रूर रखिएगा, दी के बाद अगर आप एडजेक्टिव लगाते हैं तब यह प्लूरल नाउन हो जाता है। ओके, यह प्लूरल नाउन होता है। आप एग्जाम्पल देख लीजिएगा, दी पुअर यदि आप कहते हैं तब इसका मतलब हो जाता है पुअर पीपल। ठीक है, इस पर भी एग्ज़ाम में प्रॉब्लम देता है। ठीक है, कैसे इस पर प्रॉब्लम देगा आपको जानना है। यदि कहा जाए कि द गवर्नमेंट शुड थिंक ऑफ द पुअर पीपल, द गवर्नमेंट शुड गिव अलावेंस, ऐसे करके अगर हम लोग लेकर के चलेंगे, शुड गिव अलावेंस टू द पुअर पीपल, तब यह सेंटेंस जो होगा फ्रेंड वो गलत होगा। क्यों गलत होगा, सब चीज़ तो सही लग रहा है यहाँ पर। ये शुड गिव, यहाँ गिव अलावेंस टू समबडी का मतलब होता है किसी को मदद करना, पैसे से मदद करना, ठीक है, कुछ दे करके मदद करना, इसका यह मतलब होता है। तो यहाँ सरकार को चाहिए कि वो गरीबों की मदद करे। ठीक है, यहाँ पर जो दी लगाया गया है फ्रेंड, ये यहाँ पर या तो दी को हटा दीजिए या पीपल को हटा दीजिए, सीधा सीधी पीपल को हटा दीजिए, दी पुअर आप कहिए, सेंटेंस सही हो जाए, क्योंकि दी पुअर इज इक्वल टू पुअर पीपल। ओके, और यह जनरल केस में आता है, लेकिन हाँ किसी खास जगह के गरीब लोगों के बारे में बात करेंगे तब दी पुअर पीपल एकदम आप लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे कि दी पुअर पीपल ऑफ महाराष्ट्र, ये आप दे सकते हैं। ठीक है, आपने एक पढ़ा होगा, एक प्रोवर्बियल एक्सप्रेशन है, एक मैक्सिम है, ओनली द ब्रेव कैन डिजर्व द फेयर।
ठीक है। यहाँ दी ब्रेव आ रहा है, दी ब्रेव का मतलब क्या हो गया, ब्रेव पीपल। सिर्फ और सिर्फ बहादुर लोग ही, जो रिस्क उठाने वाले लोग हैं, वो ही अच्छी चीज़ों के हकदार होते हैं। डिज़र्व मतलब हकदार होना, है ना, और हकदार हो सकते हैं। अच्छी चीज़ों के हकदार सिर्फ और सिर्फ बहादुर लोग ही हो सकते हैं, रिस्क उठाने वाले लोग ही हो सकते हैं, जोखिम उठाने वाले लोग ही हो सकते हैं। ठीक है। यहाँ पर भी एक ब्लैटेंट एग्जाम्पल हम लोग देख पा रहे हैं दी ब्रेव का। ओके, यह सभी के लिए कहा गया है। इस कारण से यदि एग्जाम में ओनली द ब्रेव पीपल अगर लगा दिया जाए, दी भी लगाया जाए और पीपल भी लगा दिया जाए, तब इस पार्ट में एरर हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं आपको यह बात समझ में आ गई होगी। तो सबसे पहला आपने यहाँ पर देखा कि आप नाउन को जगह कहाँ देंगे, किस सेंटेंस में किस जगह पर आप नाउन को रखेंगे। तो पहला मैंने एक केस बताया। दूसरा केस आपको जानना है, दूसरा केस आपको इस तरह से लेना है कि जितने भी प्रीपोजिशन हम लोग यूज़ करेंगे, जितने भी प्रीपोजिशन, इसके बाद आप नाउन ही लगा सकते हैं। ठीक है, नहीं तो फिर जेरंड लगाइए। और जेरंड किसको कहते हैं, जेरंड कहते हैं वर्ब के फोर्थ फॉर्म को, और ये नाउन के जैसा काम करता है जेरंड। ठीक है, इंडिविजुअली यदि आप आईएनजी फॉर्म को लेकर के चलते हैं तब वह जेरंड होता है। वो प्रेजेंट पार्टिसिपल भी हो सकता है, इसके बारे में हम लोग डिटेल में बाद में समझेंगे कि जेरंड और पार्टिसिपल में क्या डिफरेंस है, और इस पर एग्जाम में कॉमन एरर्स भी आता है। ठीक है फ्रेंड, काफ़ी डिटेल में हम लोगों को स्टडी करना है, एक एक चीज़ पर आपको फोकस करने की ज़रूरत है, तभी आप कॉमन एरर्स और सेंटेंस इम्प्रूवमेंट को समझ सकते हैं और सटीकता से आंसर तक पहुंच सकते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल देख लीजिएगा, प्रीपोजिशन के बाद नाउन या जेरंड आता है, इसको हम कैसे समझ सकते हैं। तो एक एग्जाम्पल ले लीजिए। यदि आप कहते हैं ही इज़ अफ्रेड ऑफ डॉग्स, अफ्रेड ऑफ डॉग्स, आप यहाँ पर देख सक रहे हैं कि ये ऑफ क्या है, प्रीपोजिशन है ना। इसके बाद डॉग्स आ रहा है, डॉग्स क्या है, ऑब्वियसली ये नाउन है, इसे आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, नाउन है। ठीक है, ये चीज़ सिद्ध करता है कि प्रीपोजिशन के बाद आप नाउन लगाएंगे। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। ही इज़ अफ्रेड ऑफ गोइंग टू डॉग्स। ठीक है, उसको कुत्ते के समक्ष, कुत्ते के पास जाने से डर लगता है। यहाँ पर देखिएगा फ्रेंड, यहाँ पर एक प्रीपोजिशन यहाँ पर ऑफ आया, ऑफ के बाद ये जो गोइंग आया है यह क्या है, जेरंड है। ठीक है, प्रीपोजिशन के बाद जो वर्ब का फोर्थ फॉर्म हो रहता है वह जेरंड ही होता है। एक और भी प्रीपोजिशन यहाँ पर आया है, टू भी तो प्रीपोजिशन है, तभी तो इसके बाद नाउन आया है। दो प्रीपोजिशन है, एक में आप देख पा रहे हैं टू के बाद प्योर नाउन आ रहा है और एक के बाद इस प्रीपोजिशन के बाद जेरंड आ रहा है, लेकिन दोनों ही आपके नाउन के ही फॉर्म से है। ठीक है, तो फ्रेंड दूसरा आप प्लेसमेंट्स को समझे, कहाँ पर आप नाउन को रख सकते हैं और कैसे रख सकते हैं। ठीक है, एग्ज़ाम में क्या करता है कि प्रीपोजिशन के बाद वो जेरंड का फॉर्म का यूज़ ही नहीं किया करते हैं। एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम जो एग्ज़ाम में बार बार पूछता है, आप इसको देख ले अच्छी तरह से। यदि सेंटेंस इस तरह से अगर आता है, वी स्टडी, हम लोग अध्ययन करते हैं, हम लोग पढ़ाई करते हैं, वी स्टडी विथ अ व्यू टू गेट या गेटिंग ए जॉब। ये कई बार एग्ज़ाम में अलग अलग तरीके से पूछा गया है, गेटिंग ए जॉब। इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग अध्ययन करते हैं, हम लोग पढ़ाई करते हैं जॉब पाने के मकसद से, विथ अ व्यू टू मतलब के मकसद से। ठीक है, यहाँ पर आपको बताना है कि गेट होगा या गेटिंग होगा। फ्रेंड, विथ अ व्यू टू एक इडियोमेटिक एक्सप्रेशन, और यहाँ पर जो टू आप देख रहे हैं यह इन्फिनेटिव नहीं है। आपको जानना है फ्रेंड कि जो टू है इसके दो नेचर होते हैं, एक इन्फिनेटिव का नेचर होता है और एक जो होता है वह जेरंड होता है। ठीक है, जेरंड होता है, प्रीपोजिशन होता है। ठीक है, प्रीपोजिशन होता है। यदि यह प्रीपोजिशन है तब इसके बाद क्या आएगा, जेरंड आएगा।
यदि इसे हम लोग इन्फिनेटिव का पार्ट समझते हैं तब ये इसके बाद हम लोग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। और यहाँ पर विथ अ व्यू टू जो फ्रेज है, इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है, ये जो टू है एक प्रेपोजिशन है और प्रेपोजिशन के बाद आप वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं लगा सकते हैं। टू के बाद आपको गेटिंग लगाना पड़ेगा, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है, इसी से रिलेटेड एक और भी क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, आप प्लीज़ नोट कर ले। फ्रेंड, हम लोग दूसरे तरह का एग्जाम्पल लेकर के समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सेंटेंस है यहाँ पर, वी आर ऑल लुकिंग फॉरवर्ड टू द मैच। ठीक है, वी आर ऑल लुकिंग फॉरवर्ड टू द मैच। यहाँ पर जो एक इडियोमेटिक एक्सप्रेशन का यूज़ हुआ है, ये लुकिंग फॉरवर्ड टू, इसका जो बेस फॉर्म लुकिंग का क्या है, लुक फॉरवर्ड टू। ठीक है, लुक फॉरवर्ड टू का मतलब होता है बेसब्री से इंतज़ार करना, प्रतीक्षा करना। यहाँ का तब मतलब क्या हो गया, हम लोग सभी मैच का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। ठीक है, टू यहाँ पर क्या है, प्रेपोजिशन है और प्रेपोजिशन के बाद हम लोग या तो नाउन लगाएंगे, अगर वर्ब आ रहा है तो वह जेरंड होगा। इसलिए ये जो सेंटेंस है टू के बाद यहाँ पर नाउन आ रहा है, इसलिए यह सही है। ठीक है, किंतु फ्रेंड एग्ज़ाम में इसके बदले में सेंटेंस कैसा आएगा देखते हैं। वी आर ऑल लुकिंग फॉरवर्ड टू watching the match, यहाँ पर देखिएगा फ्रेंड कि लुक फॉरवर्ड टू एक इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है, ये जो टू है प्रेपोजिशन है, यहीं पर हम लोगों ने इस चीज़ को सिद्ध कर दिया। ठीक है, जब ये प्रेपोजिशन है तब ऑब्वियसली वॉचिंग आएगा, वॉच एग्ज़ाम में रहेगा वो गलत हो जाएगा। हम लोग ऐसा नहीं कह सकते वी आर ऑल लुकिंग फॉरवर्ड टू वॉच द मैच, गलत हो जाएगा। लेकिन यहाँ चूँकि वॉचिंग लगा हुआ है इसलिए ये जो सेंटेंस है सही है। ठीक है, इसी तरह से आपके अन्य तरह के भी फ्रेजेस है, आप ज़रूर स्टडी मटेरियल्स को देख ले, जहाँ पर आप कई सारे आप इस तरह का इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस देख पाएंगे। ओके फ्रेंड, ये तो हो गया दूसरा प्लेसमेंट नाउन का। हम लोग तीसरा प्लेसमेंट हम लोग जानेंगे। कहने का मतलब है कि नाउन और कौन कौन से जगहों पे रख सकते हैं वाक्य में। ठीक है, आप एट्रीब्यूटिव, जितने भी एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स है उसके बाद तो आप नाउन रख सकते हैं ना। एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स आपको जानना है कि एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स किसको कहते हैं। एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं ऐसे एडजेक्टिव जिसके बाद नाउन आता है, नाउन आ सकता है। ठीक है, जैसे कि अ गुड बॉय, देखिएगा गुड क्या है, यह एक एडजेक्टिव है। ठीक है, यह कैसा का जवाब है, यह एडजेक्टिव है और इस एडजेक्टिव के बाद ये क्या आया हुआ, बॉय, नाउन आया हुआ है। इसलिए जो गुड है वह एक एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। तो एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव यदि हम लोग देते हैं तब उसके बाद हम लोग नाउन को लगा सकते हैं। ठीक है, अगर हम लोग कहते हैं ही इज़ गुड, तो यहाँ एडजेक्टिव तो है गुड, लेकिन गुड के बाद हम लोग नाउन नहीं लगाए हुए हैं, इसलिए यहाँ पर जो गुड है वह प्रेडिकेटिव यूज़ कहलाता है, प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव कहलाता है। ठीक है, प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव है। लेकिन फ्रेंड यही यदि हम लोग कह देते हैं ही इज़ अ गुड बॉय, तो इस अ के कारण से यह देना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जो एडजेक्टिव है इसके बाद नाउन हर हालत में आपको लगाना ही होगा, ये एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, और यही गुड यहाँ पर सेंटेंस का स्ट्रक्चर को ध्यान में रख करके यहाँ पर हम लोग इसको प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव बोलेंगे। ठीक है, तो ये हो गया तीसरा प्लेसमेंट नाउन का। हम लोग फ्रेंड चौथा प्लेसमेंट जानेंगे कि चौथा आप कौन से जगह पर आप रख सकते हैं नाउन को। फ्रेंड, जो भी नाउन होता है वह एज अ सब्जेक्ट यूज़ हो जाएगा या एज एन ऑब्जेक्ट यूज़ होगा। ठीक है, एज अ सब्जेक्ट एंड एन ऑब्जेक्ट। आप एक बहुत ही बेहतरीन आप एग्जाम्पल को लेकर के चलिए।
जैसे कि पहला है आई एन्जॉयड प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है, आई एन्जॉयड प्लेइंग क्रिकेट। एन्जॉय के बाद आप देख पा रहे हैं प्लेइंग आया हुआ है, ठीक है, आई एन्जॉयड प्लेइंग। आप सीधा सीधी प्लेइंग तक भी आप लेकर के चलते हैं तब सेंटेंस यहाँ पर सही हो जाएगा। मैंने मस्ती किया, क्या चीज़ का मस्ती किया, खेलने का मस्ती किया, यह ऑब्जेक्ट है। और जो ऑब्जेक्ट के जगह पर यूज़ होता है, कुछ भी ऑब्जेक्ट के जगह पर यूज़ हो तो वह नाउन हो सकता है, ठीक है। आप दूसरे सेंटेंस को ले लें, वॉकिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज, बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ, वॉकिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं वॉकिंग है, वॉकिंग यह एज अ सब्जेक्ट यूज़ हो रहा है, सब्जेक्ट के जगह पर यूज़ हो रहा है, ये आईएनजी फॉर्म है, ठीक है। मैंने कहा कि जो सब्जेक्ट के जैसा यूज़ होता है और वह आईएनजी फॉर्म वाला होता है तो वह जेरंड होता है और जेरंड नाउन होता है। तो वॉकिंग एक जेरंड है और यह नाउन है, यह सब्जेक्ट के जगह पर यूज़ हो रहा है, ठीक है, इसलिए यहाँ यह नाउन है। ओके, तो जो नाउन होता है वह एज अ सब्जेक्ट और एज एन ऑब्जेक्ट यूज हो सकता है। इसके बाद फ्रेंड हम लोग एक और भी हम लोग प्लेसमेंट जानेंगे नाउन से रिलेटेड। यदि फ्रेंड कोई भी पॉजेसिव एडजेक्टिव आप देख पा रहे हैं, इसके बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं लेकिन फिर भी हम लोग थोड़ा सा सिस्टमेटिक तरीके से इसको ले लें। पॉजेसिव एडजेक्टिव, पॉजेसिव एडजेक्टिव को हिंदी में हम लोग कहते हैं अधिकार सूचक विशेषण। इसमें कौन कौन से आते हैं, बड़ा ही गिने चुने आपके एडजेक्टिव से ऐसे, जैसे माई हो गया, आपको याद रखना माई हो गया, इसके बाद फिर माई का प्लूरल फॉर्म आवर हो गया, काके की वाला ये एडजेक्टिव्स होगा, है ना, मेरा, हम लोगों का, हम लोगों के, हम लोगों की, नहीं तो हमारा, ठीक है, योर आपका, आपके, आपकी, या तुम्हारा, तुम्हारे, तुम्हारी, ठीक है, योर दे देंगे आप, योर्स नहीं दे सकते हैं, ओके। फिर आप दे सकते हैं इट्स, ओके, आप हिज दे सकते हैं, हर दे सकते हैं, आप देयर दे सकते हैं। इतने ही हमारे पॉजेसिव एडजेक्टिव्स हैं। जितने भी पॉजेसिव एडजेक्टिव्स हैं उसके बाद आपको नाउन लगाना ही होगा, नहीं तो फिर जेरंड लगाना होगा। दोनों तो एक ही है, एक ही चीज़ है, ये भी नाउन के जैसा ही ट्रीट होता है और ये प्योर नाउन हो गया, ठीक है, ये वर्ब से निकलने वाला यह नाउन होता है, ठीक है। इसके बाद इसमें आप कुछ एग्जांपल्स ले सकते हैं, जैसे कि हिज बिहेवियर या हिज टेरर इज़ नाउ गॉन, ठीक है। यहाँ पर हिज क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव है और हिज के बाद ये जो टेरर आया हुआ है वो नाउन हो गया, ओके। इसके बाद अगर आप लेते हैं इस तरह का सेंटेंस कि मुझे तुम्हारा जाना, तुम्हारा इस तरह से हंसना मंजूर नहीं है, या मुझे तुम्हारे हंसने से ऐतराज़ है, तब क्या कहेंगे, आई माइंड योर लाफिंग लाइक दिस, ओके, लाइक दिस। तुम्हारा हंसना ये क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव है ना, और पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद आप क्या लगा सकते हैं, अगर वर्ब आ रहा है तो उसमें आईएनजी फॉर्म देना पड़ेगा, वो जेरंड होगा। यहाँ देख रहे हैं, अगर एग्ज़ाम में, चूँकि इससे रिलेटेड एग्ज़ाम में प्रॉब्लम भी आया हुआ है, कई बार आया हुआ, आप शायद प्रैक्टिस सेट बनाए होंगे तो आप यू मस्ट हैव कम अक्रॉस दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम। ये देखिएगा, आई माइंड यू टू लाफ लाइक दिस, ऐसा प्रॉब्लम देता है एग्ज़ाम में। आपको जानना है कि माइंड के बाद चूँकि आपका हंसना है तो आपका के लिए आपको शब्द देना पड़ेगा ना, योर। अब जब योर दे रहे हैं तब इसके बाद तो आपको जेरंड देना पड़ेगा, ठीक है। जबकि यहाँ पर ऐसा नहीं है, एक यहाँ पर रहेगा, एक यहाँ रहेगा, एक यहाँ रहेगा और यहाँ पर नो एरर रहेगा। ऑब्वियसली किस पार्ट में एरर है, बी पार्ट में एरर है, ठीक है। यू नीड टू रिप्लेस यू विथ योर, एंड टू लाफ ये इन्फिनेटिव को रिप्लेस करके आपको जेरंड लगाना होगा, ठीक है। तो फ्रेंड मैं आपको
मैं इम्पोर्टेंस भी बताते चले जा रहा हूँ कि जो भी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ उससे रिलेटेड एग्ज़ाम में प्रॉब्लम्स कैसा देता है। ठीक है, आशा करते हैं आप एक एक चीज़ को बारीकी से समझ पा रहे हैं। ठीक है, एक लास्ट आप ले लीजिए, तब यह जो है चैप्टर ख़त्म हो जाएगा नाउन की पहचान करने से रिलेटेड और नाउन को आप कहाँ रखेंगे सेंटेंस में, इससे रिलेटेड। ठीक है, एक आप ले लें, यदि आप हैव का यूज़ करते हैं, वर्ब टू हैव, वर्ब टू हैव एक कैटेगरी का नाम है। वर्ब के 3 कैटेगरीज हैं। कौन कौन है? वर्ब टू बी है, वर्ब टू डू है और वर्ब टू हैव है। यहाँ हैव अगर है तब यह किसके लिए आया हुआ है? एक ग्रुप का नाम है। इसमें हैज़ आ जाता है, हैव आ जाता है, हैड आ जाता है। आप हैविंग भी लगा सकते हैं, लेकिन हैविंग नॉन फाइनाइट है और ये जो 3 है वह फाइनाइट है। ठीक है, इसके बाद आप नाउन को लगा सकते हैं। ओके, हालांकि हैव के बाद आप वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाइएगा तो वो कौन से टेंस में चला जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में चला जाएगा। हैव के बाद आप इन्फिनिटिव भी यूज कर सकते हैं। लिख ही लीजिए, हम लोग तो नाउन के चैप्टर में, फिर भी आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो इस कारण से मैं थोड़ा अर्ली बता दे रहा हूँ कि वर्ब टू हैव के बाद आप वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा सकते हैं, वर्ब यदि आप लगाना चाहते हैं तो। ठीक है, और यदि ना तो नाउन आपको लगाना है ना तो वर्ब लगाना है, तब आप क्या है इसके बाद इन्फिनिटिव लगा सकते हैं। हम लोग तीनों पर एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, जैसे कि आई हैव अ काउ, ये जो है अ काउ ये क्या है? नाउन है। आप फिर ले सकते हैं आई हैव नॉलेज, मेरे पास ज्ञान है, ये नॉलेज क्या है? नाउन है। ठीक है, यदि आप कहते हैं ऐसा करके आई हैव डिसाइडेड टू गो, डिसाइडेड टू गो, मैं जाने का निश्चय कर लिया हूँ। ठीक है, हैव के बाद आप क्या देख रहे हैं? वर्ब का थर्ड फॉर्म देख रहे हैं। अगर ये 3 स्ट्रक्चर्स के अलावा चौथा स्ट्रक्चर आप देखते हैं एग्ज़ाम में, तब उस पर शक जरूर करना है, डाउट करना है और उसका बढ़िया से देख करके उसके बाद फिर उसमें एरर मार देना है। ठीक है, इसके बाद फ्रेंड हम लोग एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, इन्फिनिटिव पर ले लेते हैं। आई हैव टू गो, आई हैव टू गो। देखिएगा फ्रेंड, हैव के बाद ये क्या लगा रहे हैं? आप इन्फिनिटिव लगा रहे हैं। तो फ्रेंड इस तरह से हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि वर्ब टू हैव के बाद या तो आप नाउन लगाइए, नहीं तो वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाइए, नहीं तो फिर इन्फिनिटिव लगाइए। ठीक है, तो फ्रेंड आशा करते हैं कि ये जो बेसिक जो चीज़ है नाउन चैप्टर से रिलेटेड है और इससे रिलेटेड जो मैंने कॉमन एरर्स बताया है, किस तरह से एग्ज़ाम में आता है, हर चीज़ को आप समझ गए होंगे। फ्रेंड यदि आप हमारे कोर्स को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तब हमारे साइट को ज़रूर विज़िट करें www.anandamtutorials.com, नहीं तो बैंकविज को आप ज़रूर उसको गो थ्रू होइए। हमारे वेब ऐप को इंस्टॉल ज़रूर करिए आनंदम ट्यूटोरियल्स के नाम से गूगल प्ले स्टोर से। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो सेशन में, जहां पर हम लोग काफ़ी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें सीखेंगे, काफ़ी एडवांस्ड तरीके से कॉम्पिटिटिव इंग्लिश को पूरा करेंगे। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। थैंक यू वेरी मच।